जैसे कि पहले एपिसोड में हमसे ने देखा था, आर्नो कहता है जाकर बताओ अगर 1 महीने में काम खत्म ना हुआ तो मैं उनके सिर को उनके धड़ से अलग कर दूंगा। और उसी समय दूसरी तरफ ड्यूक कुलिन किसी एक मिस्टीरियस बंदे से मिलता है और उसे कहीं पर ले जाने के लिए कहता है। जो सुनकर ये बंदा भी कैदी तरीके से मुस्कुराकर ड्यूक कुलिन को एक दूसरा मिस्टीरियस सा मास्क पहना हुआ बंदे के पास लेकर चलता है और ये भी कहता है ये तो कमाल हो गया, हमने कभी सोचा नहीं था कि आप कभी इस तरीके की जगह पे आओगे, अभी आ गए तो बताइए आपको हमसे क्या चाहिए। और ड्यूक कुलिन भी कहता है ऐसा है कि कोई मुझे मारना चाहता है जिस वजह से उसने मेरे पीछे किलर छोड़े हैं और मुझे ये जानना है कि ये कौन करवा रहा है। मास्क पहना हुआ बंदा भी कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लगता है आपका रातों का नींद उड़ चुका है। जो सुनकर ड्यूक कुलिन भी कहता है मैं यहाँ पर तुमसे फ्रेंडली तरीके से बातें करने नहीं आया हूँ। जो सुनकर ये बंदा भी कहता है ऐसा है तो आपको सब कुछ खुल के बताना होगा। जो सुनकर ड्यूक कुलिन भी कहता है तो ठीक है। ये सब शुरू हुआ 1 हफ्ते पहले की आधी रात को, जब मैं सो रहा था अचानक से असैसिन मेरे कमरे में चले आए और मुझे मारने की कोशिश करने लगे। और तब से लेकर हर रात ये असैसिन मौका ढूंढते हैं मुझे मारने के लिए। और ये असैसिन पावरफुल होने के साथ ही बहुत ही टैलेंटेड भी है। और लकीली ये सिर्फ मेरे पीछे ही पड़े हैं, मेरे बीवी और बच्चों के कमरे में नहीं गए। जो सुनकर मिस्टर सा बंदा भी कहता है लगता है अगले हफ्ते आपने कुछ किया होगा जिस वजह से कोई आपके ऊपर पूरे गुस्से में है। जो सुनकर ड्यूक कुलिन भी कहता है हाँ ये हो सकता है, क्योंकि मेरा जो काम है वो ऐसा नहीं कि मैं लोगों को चैरिटी दान करता हूँ। और हाँ मैंने उनसे पूछा भी था कि उनको किसने भेजा है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आकर फेस टू फेस बातें करें, मैं उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मगर उन असैसिन्स ने सिर्फ एक ही बात कहा कि हम तुम जैसे चोर से बातें नहीं करते। जो सुनकर ये मिस्टर सा बंदा भी कहता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपके पास इतना पैसा होने के बाद भी आप चोरी करोगे। जो सुनकर ड्यूक कुलिन भी कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, अगर मुझे कोई चीज पसंद आए तो मैं उसे खरीद लेता हूँ और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी चोरी नहीं की, तुमने मुझे क्या समझ कर रखा है। मिस्टर सा बंदा भी कहता है अरे मैं इससे मजाक कर रहा था, उधर देखो कैमरा लगा हुआ है, ऑडियंस हमें देख रहे हैं। और ऐसा आखिर में कुछ भी नहीं बोला गया कि उधर कैमरा लगा हुआ है, ये मैंने खुद से ऐड किया है ऐसे ही। अभी आते हैं हम अगले सीन में, जहाँ पर ये मार्क्समैन कहता है अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आगे का काम हम संभाल लेंगे और आपके सेफ्टी के लिए हम गार्ड भी भेजेंगे। मगर उसी वक्त ड्यूक कुलिन कहता है रुको और एक चीज, मुझे इस बच्चे को ढूंढना है और ये एक बिशकल है और इसका नाम आइडस है। जो देखकर मार्क्समैन कुछ देर के लिए पूरी तरीके से जम जाता है। उसके बाद मैजिक से इस फाइल को अपने हाथ में लेकर ध्यान से देखने लगता है। उसी वक्त ड्यूक कुलिन फिर से कहता है ये मैटर से निकलकर कहीं पर चली गई, तब से ये लापता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इसे ढूंढ सकोगे। मिस्टर सा बंदा भी कहता है आप टेंशन फ्री हो जाओ क्योंकि लोगों को ढूंढना हमारा स्पेशलिटी है। इसके बाद ड्यूक कुलिन भी कहता है तो सब कुछ हो चुका है, तो बोलो इन सब चीजों के लिए कितना चार्ज करोगे। जो सुनकर मार्क्स पहना हुआ बंदा कहता है पहले तो हमें बहुत कुछ पता करना होगा, उसके बाद असैसिन्स को आपके घर पे आने से रोकना होगा, इसमें बहुत ही रिस्क है इसलिए आपको 2 बिलियन देना होगा हमें। और 2 बिलियन का नाम सुनकर ड्यूक कुलिन में थोड़ा सा हिल जाता है और कहता है तुम मुझे लूट नहीं रहे हो। मिस्टर ऐसा बंदा भी कहता है हम लूट नहीं रहे हैं क्योंकि आप कोई साधारण बंदे नहीं हो और आपके पीछे जिसने भी किलर सो रहा होगा वो भी कोई साधारण बंदा नहीं होगा। और इतने पैसे के बाद सुनकर ड्यूक कुलिन ये कह के ऐसे निकलने लगता है कि मुझे इस बारे में सोचना होगा, अगर अगली बार मिले तो इस बारे में और भी ज्यादा डिटेल में बातें करेंगे। जो देखकर मिस्टर सा बंदा भी कहता है मुझे पता है आप एक ड्यूक हो, आपके लिए 2 बिलियन देना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मगर ड्यूक कुलिन ये कहता है अगली बार मिलेंगे तो देखेंगे। मगर उसी वक्त सामने से एक मेट इसको एक ऐसा तस्वीर दिखाता है जो देखकर ये हैरान हो जाता है, क्योंकि ये तस्वीर इसका बीबी का था, वो भी बचपन का भी था और उसके बाद एलिमेंट्री का स्कूल का था। इसके अलावा भी इसके बीबी ने एक कंपटीशन जीता था, उसका तस्वीर भी इसके पास था। और ये सब कुछ दिखाकर मिस्टर सा बंदा कहता है और अगर अभी आप इस डील को कंफर्म करेंगे तो इन सभी तस्वीरों के साथ आपको 100 बिलियन डिस्काउंट मिलेगा और ये एक लिमिटेड ऑफर है। जो देखकर ड्यूक कुलिन गुस्से में कहता है क्या तुम मुझे बेवकूफ देखते हो कि मैं इस जाल में फंस जाऊंगा, और पता नहीं तुम्हें ये सभी तस्वीर कहाँ से मिला जिससे मैंने कभी देखा भी नहीं है, मगर मैं इस ट्रिक में नहीं फंसूंगा। मगर अगले समय ये सभी तस्वीर लेकर ये डील कंफर्म करके यहाँ से निकलने लगता है। और ड्यूक कुलिन के जाने के बाद ये बंदा भी अपना मार्क्स उतारने लगता है कि नोबल्स बहुत ही अजीब है, इनके पास पैसे रहने के बाद भी ये लोग बहुत ही सेल्फिश होते हैं जिस वजह से हमें इस तरीके का ट्रिक यूज करना पड़ता है। और उसी वक्त मेट भी गायब होने लगती है, मतलब ये एक पपेट थी जिसको ये कंट्रोल कर रहा था। और मार्क्स हराने के बाद ये बंदा दूसरी तरफ मुड़कर कहता है इस आइडियस नाम की बच्ची ने पहले भी हमारे लिए परेशानी खड़ी कर दिया था, मैं सही कह रहा हूँ ना। और इसी चेयर पे एक इनविंसिबल बंदा बैठा हुआ था जो खुद को विजिबल करते हुए कहता हाँ तुम सही कह रहे हो, इसी कमीनी बच्चे की वजह से हम इस हालात में आ गए। और ड्यूक कुलिन ने सिर्फ ये कहा था हमें इस बच्चे को ढूंढना है, उसके बाद हम इसे मार भी सकते हैं, मैं सही कह रहा हूँ ना। और ये भी कहता है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, सोचता है इस बच्चे के भाग जाने के बाद कुछ बंदे हैं जो हमारी गिल को पूरे तोड़ के रख दिए। उसी वक्त ये बंदा भी कहता है कि मैं श्योर हूँ चिपकली वाली बच्ची ने ही ये सब कुछ किया होगा, क्योंकि ये चिपकली वाली बच्ची के भाग जाने के बाद ही ये सब कुछ शुरू हो, कैसे हमारी जेल से भाग सकती है, इसलिए मैं श्योर हूँ कि उसने ये सब कुछ करवाया होगा। और तुमने अभी कहा कि हम उसे मार नहीं सकते, तो मैं उसके साथ ये तो कर ही सकता हूँ। और अपने चुटकी बजाते हैं और पर्दे हटा देता है जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स कैद थे।
और कहता है हाँ मैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करूंगा, उसके बाद मैं उसे कैद रखूंगा। और पीछे से ये भी कहता है नहीं सर मुझे लगता है ये भी सही आइडिया नहीं है, और हमें आज का जो रिक्वेस्ट मिला है इसके ऊपर काम शुरू कर देना चाहिए। मगर ये अपने बात पे अड़ा था और कहता है नहीं मुझे वो चिपकली वाला लड़की चाहिए, मरी हुई हो या जिंदा। और ऐसा लगता है कि मुझे चिपकली पसंद है और मैं चाहता हूँ तुम जाकर उस लड़की को ढूंढो और इस काम में फेल मत होना। और मैं उसी दिन के इंतजार में हूँ जिस दिन मैं आइरिस को इसी कैद में ले आऊंगा। और उसी वक्त हमें दूसरी तरफ आइरिस दिखाया जाता है जो बिस्तर पे लेटी हुई थी, और इसने कुछ देर पहले रिचर्ड और लुसिलियन को लेटर लिखने की भी कोशिश किया था, और इन दोनों के बारे में सोच रही थी कि रिचर्ड तो अभी उसके फादर के साथ ही रहेगा, और जब रिचर्ड फ्यूचर में शायरन से मिलेगा तब तक ये फ्यूचर मैजिक टावर के ओनर भी बन जाएगा, और लुसिलियन भी अपना टेंपल में लौट चुका होगा अपने ट्रेनिंग के लिए। और इसके बाद आइरिस को काफी बुरा फील होता है क्योंकि इसकी वजह से शायरन का जो ओरिजिनल स्टोरी है उसे इसने पूरा बदल दिया है, और इसीलिए आइरिस ठान लेती है कि ये अब से एक साइड कैरेक्टर बन के रहेगी और शायरन को ओरिजिनल स्टोरी की तरह ही आगे लेकर आएगी। और इसके बाद आइरिस फिर से सोचती है कि हालांकि ऐसे रहने में मुझे काफी अच्छा लगा, फिर भी ये सभी लोग मेरे लिए कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं और मैं इतना अच्छा डिजर्व नहीं करती, और ये सभी बातें सोचती हुई ये सो जाती है। इसके बाद हमें फिर से कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइरिस के सामने ऐसा सीन था कि आर्नो कहीं से लुसिलियन को खोए हुए पपी की तरह लेकर रख देता है, और लुसिलियन भी बहुत ही खुश होकर सिर्फ मास्टर मास्टर कहे जा रहा था कि मास्टर अब कैसे हो, बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं। जो देखकर आइरिस पूरी हिल जाती है कि ये यह क्या कर रहा है। उसी वक्त अर्नो भी कहता है आइरिस क्या तुम इसे जानते हो। जो सुनकर आइरिस भी हमें जवाब देती है और कहती है हम ऑर्फेनेज में मिले थे, और लुसिलियन को भी पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मगर लुसिलियन पहले की तरह ही आइरिस से चिपकने लगता है कि आप भूल गए मैं आपका वफादार कुत्ता हूँ, इसलिए आप जा मैं भी वहाँ। जो देखकर आइरिस चौंक जाती है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो भी आर्नो के सामने। मगर आर्नो बहुत ही शांत खड़ा हुआ था। उसके बाद लुसिलियन को एक पपी की तरह उठाते हुए कहता है तुम देखने से बहुत ही गंदे लगते हो, इस हालत में तुम मेरे बेटे के करीब भी नहीं आ सकते। और एक सर्वेंट को बुलाकर कहता है इस लड़के को ले जाकर क्लीन करो। और ये बटलर भी कहता है सर आप टेंशन मत करो, मैं इसे साफ सुथरा करके बाद में आपके पास लेकर आऊंगा। और ये सब कुछ देखकर आइरिस हैरान थी। उसी वक्त अर्नो कहता है आइरिस मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं सिर्फ ये ऐसे ही कह रहा हूँ। अगर कोई अजनबी आकर कहे कि वो तुम्हारा असली फादर है तो कभी उसके बातों पे यकीन करके उसके पीछे मत चले जाना, क्योंकि मैं ही तुम्हारा असली फादर हूँ। जो सुनकर आइरिस फिर से कंफ्यूज थी कि ये कहना क्या चाहता है, फिर भी ये हमें जवाब देती है कि हाँ मैं समझ गई। जो सुनकर अर्नो भी कहता है मेरी बेटी बहुत ही समझदार है, और आइरिस के माथे पे एक चुम्मा देता है। इसके बाद अपने गाला करता है कि ठीक है अभी मेरी बारी। जो देखकर आइरिस भी शॉक हो जाती है कि ये कहना क्या चाहता है। इसलिए आइरिस कहती है फादर मैं समझ गई कि मुझे केयरफुल रहना है। और उसी समय लुसिलियन भी पीछे मुड़कर देखता है तो आर्नो लुसिलियन की तरफ देखकर मुस्कुराता है। जो देखकर लुसिलियन को शायद जेलस फील होता है, ये गुस्से में आता है। इसके बाद आर्नो कहता है ठीक है आइरिस मुझे अपने काम पे चलना होगा, अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे बुला लेना। और पीछे से आइरिस भी कहती है ठीक है फादर गुड बाय। और आर्नो के जाने के बाद आइरिस भी थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि लुसिलियन यहाँ क्या कर रहा है, उसे तो अभी टेम्पल में होना चाहिए था। मगर उसी समय आइरिस को कुछ साउंड सुनाई देता है और आइरिस को गड़बड़ लगता है तो ये सामने देखती है जहाँ पर आर्नो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और इसका हालत बहुत ही बुरा लग रहा था। जो देखकर आइरिस भी भागकर चली आती है और कहती भी है कि फादर आप क्या ठीक हो, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं। मगर आर्नो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, मेरा सिर्फ सिर घूम रहा है, थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। मगर इसका उल्टा होता है, आर्नो का हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगता है और आर्नो के बॉडी से पहले की तरह ही डार्क ऑरा निकलने लगता है। जो देखकर आर्नो भी कहता है आइरिस तुम अपने कमरे में चली जाओ। और ये देखकर आइरिस भी समझ जाती है कि आर्नो अपना कंट्रोल खोने वाला है और उसका डार्क साइड बाहर निकलने वाला है। और ये चीज को याद कर ये भी थोड़ी सी डर जाती है, मगर खुद को शांत करती है कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकती, क्योंकि पहली बार आर्नो ही था जिसने आइरिस को एक फैमिली मेंबर की तरह देखा और आइरिस के साथ ही रहना चाहता था। और इसी वजह से आइरिस आर्नो को रोकने की पूरी कोशिश करती है और आवाज भी लगाती है कि कोई आकर हमारी मदद करो, फादर डेंजर में है। और आइरिस भी सोचने लगती है कि मैं फादर को कुछ भी होने नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे फादर मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे फादर पहले की तरह ही ठीक हो जाए। और ये मनी मन प्रे करने लगती है। और हमने देखा भी था आइरिस जिस चीज को अपने मन से चाहती है वो किसी एक अननोन मैजिक या कह सकते हो उसके खुद की मैजिक से अचानक से पूरा हो जाता है। और उसी समय आइरिस की आवाज सुनकर महल के सभी मेड भाग के आने लगती है कि माय लेडी क्या आप ठीक हो। मगर अपने सामने का नजारा देखकर ये सभी मेड हैरान थे, क्योंकि आइरिस का बॉडी ग्लो कर रहा था। जो देखकर आर्नो भी हैरान था और आइरिस अभी भी अपने उसी बात पे फोकस करे जा रही थी कि फादर किसी तरीके से ठीक हो जाए, जिसके वजह से आइरिस के बॉडी से और भी ज्यादा रोशनी निकलने लगता है। उसके बाद एकदम से अंधेरा। और उसी समय आइरिस को एक आवाज सुनाई देता है जहाँ पर कोई कहता है मुझे लगा तुम्हारी बहन का हाथ अभी अभी हिला है। जो सुनकर धीरे धीरे आइरिस पे अपनी आंखें खोलती है और ये अपने सामने देखती है जहाँ पर इसका भाई कहता है
तुम इसको मेरी बहन क्यों कह रही हो? ये मेरी बहन नहीं है। इसकी वजह से हमारे घर का हालत बहुत ही बिगड़ चुका है और ये पूरा 1 साल से कोमा में है। अगर अगले साल ये नहीं उठी तो डॉक्टर को कहना है इसका ऑक्सीजन मास्क हटा दे। जो सुनकर दूसरा बंदा भी कहता है तुम इस तरीके से किसी के बारे में नहीं कह सकते। उसी वक्त इसका भाई भी कहता है मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसकी वजह से मेरे माँ घुटने पाई जिस वजह से ये अभी तक जिंदा है। और ये सब कुछ देखकर आइरिस धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगती है कि मुझे ये सब नहीं सुनना, मुझे ये सपना नहीं देखना। और उसी वक्त ये बंदा कहता है मैं सही कह रहा था, ये देखो तुम्हारा बहन का आंखें हिल रहा है। जो देखकर उसी वक्त शायद कोई कहता है जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, ये पेशेंट शायद जागने वाली है। मगर उसी समय आइरिस भी सोचती है मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। और आइरिस पूरी तरीके से अपने आंखें बंद कर लेती है। उसके बाद ये धीरे धीरे इस दुनिया में अपनी आंखें खोलती है तो ये किसी के हाथ में लेटी हुई थी। जो देखकर ये कंफ्यूज हो जाती है और खुद को देखती है तो ये एक चिपकली में बदल चुकी थी। और उसी वक्त आइरिस को किलियम का गुस्से वाला आवाज सुनाई देता है जहाँ पर किलियम कहता है अगर तुम्हें और भी कुछ कहना है तो बोल सकते हो वरना यहाँ से निकल जाओ। उसी वक्त अर्नो भी कहता है तुम दोनों, मैंने कहा ना इतनी छोटी मोटी बातों पे ऐसे गुस्से में मत आया करो। और ये सभी बातें सुनकर आइरिस भी ध्यान से सामने देखती है जहाँ पर सिलियम लुसिलिन के गले के सामने तलवार पॉइंट करके खड़ा हुआ था। और ये सभी चीजें देखकर आइरिस अर्नो के हाथों से कूदकर इन दोनों के बीच में जाकर हाथ फैलाकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद इन तीनों को कुछ कहने लगती है मगर आइरिस चिपकली बन चुकी थी जिस वजह से इन तीनों को सिर्फ चू 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 ये सुनाई देता है। और आइरिस को देखकर ये तीनों पहले तो हैरान हो जाते हैं, उसके बाद एक एक करके सवाल पूछने लगते हैं कि आइरिस तुम जाग गई और तुम ऐसे खड़ी क्यों हो, और ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे थे। जो देखकर अर्नो अपनी म्यूजिक से चुटकी बजाता है और कहता है इतना काफी है, तुम तीनों शांत हो जाओ। जिस वजह से ये तीनों ना चाहते हुए भी लाइन में खड़े हो जाते हैं। उसके बाद आइरिस को कहता है आइरिस तुम वहाँ क्या कर रही हो, अपने पापा के पास आ जाओ। जो सुनकर आइरिस भी आकर अर्नो के कंधे पे चढ़ जाता है। अर्नो भी कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। इसके बाद सीरियस होकर लुसिलियन को पूछता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। कुछ समय पहले तुमने कहा था मेरी बेटी एक चिपकली नहीं है, तो ये क्या है? जो सुन के लुसिलियन देख सकते हो बहुत ही इविल तरीके से मुस्कुराता है। इसके बाद सीधा हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्नो आइरिस को सोते हुए देख रहा था और इसी समय के बारे में सोच रहा था। जहाँ पर आर्नो के सवाल के जवाब में लुसिलियन कहता है मेरे कुछ रीजन की वजह से मैं अभी ये नहीं बता सकता, मगर मैं ये कह सकता हूँ अभी मास्टर का ग्रोथ पीरियड चल रहा है जिस वजह से मास्टर का जो साइज है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और इसको भूख भी ज्यादा लगेगा। और इससे मास्टर का जो हेल्थ है ये भी बिगड़ सकता है, इसलिए मास्टर का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होगा। जो सुनकर अर्नो भी कहता है तुम ऐसे बातें करो जैसे कि तुम्हें आइडियाज के बारे में मुझसे भी ज्यादा मालूम है, फिर भी मैं एक ऐसे बच्चे के ऊपर क्यों यकीन करूं जिसका मैं नाम भी नहीं जानता। जिसके जवाब में लुसिलियन भी कहता है क्योंकि मैं मास्टर का एक वफादार कुत्ता हूँ। और इसी वजह से आइरिस की हेल्थ के बारे में सोचकर अर्नो थोड़ा सा परेशान हो रहा था और कहता है इस कमीने लड़के को मुझे घर पे लाना ही नहीं चाहिए था। और मुझे शुरू से पता था आइरिस कोई एक साधारण सी बच्ची नहीं है। और कल के हादसे से मैं पूरा कंफर्म हो चुका था क्योंकि आइरिस के बॉडी से बहुत ही तेजी से एक अलग सा लाइट निकल रहा था। और इसकी वजह से मेरा जो सिर दर्द था वो उसी समय खत्म हो चुका था और मुझे एक अलग से एनर्जी महसूस हुआ था उस समय। और उसी समय आइरिस सोते हुए पलटती है जिस वजह से आर्नो भी इसके ऊपर कंबल देते हुए नोटिस करता है आइरिस के छोटे छोटे पंख को, जिस वजह से ये भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और फिर से लुसिलियन की बातें याद आता है जहाँ पर लुसिलियन ने कहा था आइरिस कोई एक साधारण सी चिपकली नहीं है। जिसको याद कर आर्नो सोचता है मुझे अभी भी आइरिस के बारे में कुछ भी नहीं पता, मगर मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि कोई कुछ भी कहे आइरिस मेरी एक प्यारी बेटी है और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये एक हेल्दी बच्ची की तरह बड़ी हो जाए। और इसके बाद हमें फिर से कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है ड्यूक कुलेन के घर का, जहाँ पर ड्यूक कुलेन थोड़ा सा अनोइंग होकर कहता है मुझे पता है तुम कैसे हो, बिना रीजन के तुम यहाँ पर आओगे नहीं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जो सुनकर सामने से आर्नो भी कहता है ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं सिर्फ तुम्हारा हालचाल पूछने आया था। और अगर हर समय तुम ऐसे ही रहोगे तो वैसे भी तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है और कोई बनेगा भी नहीं। फिर भी तुम इतना पूछ रहे हो तो मैं बता दूं, मैंने सुना है कि रात को तुमसे मिलने मेहमान आते हैं जो सिर्फ तुमसे मुक्कल हाथों से ही बातें करते हैं। जो सुनकर ड्यूक कुलेन भी थोड़ा सा हैरान होकर कहता है मगर तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। उसी वक्त अर्नो भी कहता है मगर तुम्हें देखने से लगता है तुम पूरी ठीक ठाक हो, तुम्हें चोट भी नहीं लगा है, मुझे लगा ही था वो सब यूजलेस है। जो सुनकर ड्यूक कुलेन भी मुस्कुरा कर कहता है मुझे ऐसा कुछ लगा ही था तो ये सब चीजों के पीछे तुम थे। जो सुनकर अर्नो भी मुस्कुरा कर कहता है ड्यूक कुलेन आप ये क्या कह रहे हो, लगता है आप किसी चीज को लेकर मेरे ऊपर संदेह कर रहे हैं। जो सुनकर ड्यूक कुलेन भी गुस्से में कहता है तुमने अभी अभी एडमिट किया है कि तुम ये सब कुछ करवा रहे थे। आर्नो भी कहता है इसका क्या प्रूफ है कि मैं ये सब कुछ करवा रहा था। ड्यूक कुलेन भी कहता है एक मजबूत संदेह सबूत से अलग नहीं है। आर्नो भी कहता है कि ये बहुत ही अनफेयर है, मैं तुम्हारे बारे में सोचकर यहाँ पर आया था, तुम मेरे ऊपर ही चिल्ला रहे हो। वैसे भी मैं एक चोर से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ जो मेरे बेटी को चुराने की कोशिश कर रहा है। जो सुनकर ड्यूक कुलेन भी गुस्से में कहता है पहले तुम बिना अपॉइंटमेंट के चले, अभी तुम मुझे चोर कह रहे हो। उसी वक्त ड्यूक कुलेन को रियलाइज होता है कि ये सेम बात उस एसासिन ने भी कहा था कि हम तुम जैसे चोर से बातें नहीं करते।
जिसको रियलाइज कर ये और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि मैं सही था तो ये तुम करवा रहे थे, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ। उसी वक्त आर्नो अपना चुटकी बजाकर आइरिस का जो डिटेल है इसके सामने ले आता है और कहता है ये आर्नो इटम का बेटी है और इसे मैं ही अडॉप्ट करना चाहता था, मगर मेरे पहले तुम ही इसे चुराने की कोशिश कर रहे हो, वो भी एक असली चोर की तरह। इसलिए अगर खुद का भलाई चाहते हो तो तुमने जो ये डॉक्यूमेंट बनाया है उसे कैंसिल करवा दो और आइरिस का जो ख्याल है वो अपने दिमाग से हटा दो, क्योंकि आइरिस मेरे साथ ही रहेगी मेरे घर पर। जो सुनकर ड्यूक कुलिन भी कहता है तो इसका मतलब आइरिस तुम्हारे घर पर है। आर्नो भी कहते हैं हाँ आइरिस मेरे साथ ही है और एक असली फादर का ड्यूटी रहता है उसके बेटी को ढूंढना और ये एक असली फादर ही कर सकता है। जो सुनकर ड्यूक कुलिन भी कहता है मगर मैंने जो सुना है आइरिस मेरे बेटे के साथ ही थी, वो भी ऑर्फेनेज में। मगर तुम कह रहे थे कि तुम आइरिस को पहले से अडॉप्ट करना चाहते थे, मगर आइरिस ऑर्फेनेज में क्या कर रही थी? और ये ऑर्फेनेज भी कैपिटल से बहुत ही ज्यादा दूर है। इसके अलावा मैंने आइरिस का रिकॉर्ड चेक किया, आइरिस का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, इसका जन्म कहाँ से हुआ है, ये कहाँ से है। तो ये सब में तुम्हारी गलती है कि तुमने पहले ये अडॉप्शन पेपर बनाया क्यों नहीं। और तुम्हें ये लगता है मुझे नहीं पता होगा तुम किस तरीके के बंदे हो, तुम्हें दोस्ती का मतलब भी नहीं पता होगा और तुम इस तरीके की चीजों के पीछे भागते हो जो चीजें तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता है, उसके बाद तुम उस चीज के बारे में पूरी तरीके से भूल जाते हो कि उसका क्या हुआ। इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है कि तुम कभी भी एक असली फादर बन सकते हो और मेरे पास तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं है कहने के लिए, इसलिए मैं यहाँ से निकलता हूँ। और ये कहकर बाहर की तरफ चलने लगता है। पीछे से अर्नो भी कहता है मैं देखना चाहता हूँ ये अगर तुम अपने सिर को खोने के बाद भी दिखा सकोगे क्या। उसी वक्त ड्यूक कुलेन भी कहता है अभी तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और मैं ये भी श्योर हूँ कि आइरिस को तो पता नहीं होगा तुम ये सब काम भी करते हो, लोगों को मारने के लिए किलर्स भेजते हो। और इसके अलावा भी मैं और एक बात बताऊं, मेरे बेटे और आइरिस के बीच एक गहरा रिलेशनशिप है मास्टर और पेट का। जो सुनकर अर्नो भी थोड़ा सा चौंक जाता है, जो देखकर ड्यूक कुलिन कहता है लगता है तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए तुम इन सब चीजों में अनफिट हो। और ड्यूक कुलिन ये कह के कमरे से निकल जाता है और कुछ देर बाद अर्नो भी बाहर निकल के आने लगता है और अर्नो को देखकर ये बटलर भी भागे चला आता है और कुछ कहने लगता है। उसी वक्त अर्नो का ध्यान चला जाता है बगल में बैठे हुए लुसिलियन के ऊपर और अर्नो इसके ऑरा को महसूस करके समझ जाता है कि ये वही लड़का है जिसने आइरिस का लेटर लेकर आया था ऑक्शन हाउस में। और अर्नो को ऐसा देखकर बटलर भी कहता है क्या सर आप उस लड़के को पहचानते हो। जो सुनकर अर्नो भी कहता है इसे भी हमारे साथ लेकर चलो, मैं इसे एक पालतू पपी बनाकर रखूंगा अपने बेटी के लिए। जो सुनकर ये बटलर भी कहता है ओ मैं समझ गया, मगर जब इसको ये बात रियलाइज होता है तो ये भी हिल जाता है और कहता है मगर सर ये तो एक इंसान है। और ये सभी बहुत ही पहले का सीन था। अभी आते हैं हम प्रेजेंट में, जहाँ पर सुबह सुबह आइरिस से मिलने के लिए अर्नो चला आता है और अर्नो आइरिस के कमरे में घुसते हुए कहता है मैंने सुना है कि खाना कम पड़ चुका है, इसलिए मैंने ऑर्डर किया है और भी ज्यादा खाना बनाने के लिए। मगर कमरे में घुसते ही आइरिस कहीं पर भी नहीं था, जो देखकर अर्नो एकदम से घबरा जाता है। मगर उसी समय तकिए के नीचे से पेट के गुर्राने का साउंड सुनाई देता है। जो देखकर अर्नो इस पिलो को उठाते हुए कहता है लगता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मगर सामने देखते अर्नो पूरे हिल जाता है क्योंकि आइरिस रो रही थी, जिस वजह से अर्नो भी थोड़ा सा परेशान होकर कहता है आइरिस तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें कहीं पर चोट लगा है या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया। जो सुनकर आइरिस और भी ज्यादा सैड हो जाती है, जो देखकर अर्नो भी कहता है मैं समझ गया, जिसने भी खाना बनाया होगा मैं उसका सिर लेकर आता हूँ। जो सुनकर आइरिस भी हिल जाती है और अपने सिर को नाके जैसे हिलाकर समझाने की कोशिश करती है कि ये खाने को लेकर नहीं है। जो सुनकर अर्नो भी बैठ जाता है और कहता है ये नहीं तो क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को, मैं सिर्फ तुम्हें हर समय खुश देखना चाहता हूँ। मगर आइरिस सिर्फ चुपचाप बैठी थी क्योंकि ये अपने बीच फॉर्म में है, अभी ये कुछ भी कह नहीं सकती। इसलिए सोचती है सुबह उठने के बाद इसने 2 बार खाना खाया और 2 बार टेबल में जितना भी खाना था सभी इसने सपाचट कर दिया। इसलिए इसको खुद के ऊपर ही शर्म आ रहा था कि ये कितनी भुक्कड़ है, क्योंकि इतना खाना खाने के बाद भी ये अभी भी भूखी है। और इसलिए आइरिस सोचती है कि अर्नो भी सेम बातें सोच रहा होगा जो मेरा पुराना फैमिली मुझे लेकर सोचते थे। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है आइरिस जब भी कुछ खाने के लिए बैठ जाती थी इसके भाई इसको ताना मारते हुए कहते हैं कि ये कितना खाना खाती है, ये हमेशा खाती रहती है एक असली सुअर के जैसा। जो सुनकर इसका दूसरा भाई भी कहता है हाँ तुमने सही कहा। और ये सब बातें सुनकर आइरिस को बहुत ही बुरा लगता है और आइरिस रोने लगती है। और इसीलिए आइरिस सोचती है कि मैं नहीं चाहती कोई भी मुझे पहले की तरह ही समझे। इसलिए आइरिस अपनी भूख को रोक कर रखी थी कुछ भी न खाकर। और आर्नो भी आइरिस को फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर समझ जाता है, इसलिए कहता है पता है हमारे महल का जितने भी शेफ है वो बहुत ही प्राउड है कि तुम्हें उनका खाना बहुत ही पसंद है। और वो लोग ये देखकर बहुत ही खुश है कि महल में कोई है जो उनके खाने को इतना पसंद करता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैंने ये चोरी चुपके से सुना है। और उनके अलावा भी हम जितने भी लोग हैं हम सभी तुम्हें बहुत ही पसंद करते हैं और उसमें मैं भी हूँ, इसलिए अगर चाहे तुम कुछ भी करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जो सुनकर आइरिस भी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि सच में सभी लोग मुझे पसंद करते हैं, फादर भी।
और इसी वजह से आइरिस कुछ कहना चाहती थी और हमने जैसा देखा था आइरिस कुछ भी अपने दिल से चाहती है तो आइरिस का बॉडी ऑटोमेटिक ग्लो करने लगता है, जिस वजह से आइरिस का जो मैजिक वो एक्टिवेट हो जाता है और आइरिस जो भी चाहती है वो पूरा हो जाता है। जिस वजह से आइरिस अपनी इंसानी रूप में वापस आ जाती है और रोती हुई कहती है, क्या होगा अगर मैंने ज्यादा खाना खाने लग गई और एक मॉनिटर लिजर्ड बन गई तो? जो सुनकर अर्नो भी कहता है इसमें बुरा कुछ भी नहीं है, ऐसा हुआ तो तुम और भी ज्यादा रॉयल बन जाओगी, तुम ऐसे किंग भी बन सकती हो। मगर आइरिस कहती है मेरे ज्यादा खाने की वजह से मेरे डैड भी मुझे हिट करने लगेंगे। आर्नो भी कहता है ऐसा कभी भी नहीं होगा। आइरिस कहती है अगर मैं मोटी और बदसूरत बन गई तो? और ये कह के रोने लगती है तो आर्नो भी आइरिस की तरफ देखकर सोचता है आइरिस और बदसूरत ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? इसलिए आर्नो कहता है तुम्हें इसे लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि तुम कभी चाहकर भी बदसूरत बन सकती हो। ये सुनकर आइरिस फिर से कुछ कहने की कोशिश करती है, मगर उसी वक्त आइरिस के पेट से गुर्राने का साउंड आता है, जिस वजह से आर्नो भी कहता है लगता है तुम्हें भूख लगा है, चलो जाकर खाने के टेबल में बैठते हैं। जो सुनकर आइरिस भी रोती हुई हाँ कहती है। इसके बाद अगले सीन में आइरिस फिर से पूरे टेबल का खाना साफ कर चुकी थी और अपने मुंह को फुलाकर पुडिंग खाई जा रही थी, तो आर्नो और भी खाना लाने के लिए कहता है, मगर आइरिस मनी मन रोए जा रही थी कि मैं सच में एक भुक्कड़ बन चुकी हूँ। उसी वक्त अर्नो भी कहता है आइरिस क्या तुम्हें याद है तुम कैसे अपने इंसान रूप में वापस आ पाई? आइरिस भी कहती है मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ बार बार यही सोचे जा रही थी कि मुझे किसी तरीके से फादर से बात करना है। जो सुनकर अर्नो भी कहता है कल जब मैं बीमार था क्या तब भी तुम ऐसे ही सोचे जा रही थी? जो सुनकर आइरिस भी कहती है वैसे ही कुछ, मैं आपको खोना नहीं चाहती थी इसलिए मैं सिर्फ ये सोचे जा रही थी कि किसी तरीके से आप ठीक हो जाए। और ये कह के आइरिस शर्मा रही थी, जो देखकर अर्नो भी हंसने लगता है। जो देखकर आइरिस भी अपना मुंह फुला लेती है कि मैं सीरियस होकर कह रही थी और आप हंस रहे हैं। आर्नो भी कहता है मेरे बारे में भूल जाओ, मैं सिर्फ इसलिए हंस रहा था कि तुम बहुत ही क्यूट हो और मैं खुश हूँ कि तुम मेरी बेटी हो और मेरे पास तुम्हारे लिए 2 गिफ्ट है। और इसमें पहला गिफ्ट कल आएगा जो होगा तुम्हारे न्यू टीचर जो तुम्हें ट्यूशन पढ़ाएगा, और दूसरा गिफ्ट होने वाला है। और हमें एक मेड दिखाया जाता है जो खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है आपसे मिलकर अच्छा लगा माय लेडी, मेरा नाम दिलजी है और मैं आपका नया पर्सनल मेड हूँ। जो देखकर आइरिस भी एक्साइटेड होकर जोर जोर से अपने पूंछ हिलाते हुए कहती है आपसे मिलकर मुझे भी अच्छा लगा, मेरा नाम आइरिस है। और ये कह के सोचती है ये नया पर्सनल मेड ही शायद मेरा नया गिफ्ट होगी। और ये सोचकर कहती है दिलजी क्या तुम्हें शायरन के कमरे के बारे में मालूम है वो किस कमरे में रहती है? मगर दिलजी का ध्यान सिर्फ आइरिस के पूछ के ऊपर ही था, जो देखकर आइरिस भी हिल जाती है, इसलिए दिलजी को आवाज लगाती है। जो सुनकर दिलजी भी अपने होश में आती है और कहती है सॉरी मिस, मुझे पता है शायरन किस कमरे में रहती है, मेरे पीछे चलो। मगर दिलजी की इस हरकत को देखकर आइरिस थोड़ी सी घबरा जाती है कि ये अभी अभी शायद मेरे पोस्ट को देखे जा रही थी और मैं इसको इसमें ब्लेम भी नहीं कर सकती, क्योंकि इस दुनिया के ज्यादातर लोग शेप शिफ्टर यानी मेरे जैसे रूप बदलने वाले बिश को हेट करते हैं। और ये एपिसोड मैं यहीं पर ही खत्म करता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में।